हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है हमारी गवर्नमेंट की, तो वो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल को 27% तक ले जा सकते हैं। अभी 20% का गोल है, उसके बाद में 27% तक का प्लान है। इसका मतलब क्या है? पेट्रोल के अंदर 27% एथेनॉल मिलाई जाएगी। अब इसकी वजह से फायदा क्या होगा? हमको बाहर से ऑयल नहीं मंगाना पड़ेगा, ऑयल इंपोर्ट बच जाएगा, करेंसी बच जाएगी, क्योंकि इथेनॉल तो इंडिया में भी प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम 20% ब्लेंड करते हैं, दिस मीन्स 20% इंडिजीनियस हो जाएगा जो गाड़ियों के अंदर फ्यूल डलेगा। बट कहानी ये है, जो 27% की बातें चल रही है, अभी आपकी गाड़ियां भी 27% पर रेडी नहीं है। तो ये एक कंसर्न है। तो क्या आपकी गाड़ियों की लाइफ कम हो जाएगी? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना भाई। पहले ही गाड़ियों को 10 साल के लिए कह दिया गया है कि भाई डीजल गाड़ियां 10 साल, पेट्रोल गाड़ियां 15 साल। और अब पता लगे किसी ने अभी के टाइम पे कोई इंजन खरीदा है और वो 27% ब्लेंड पे नहीं चल पा रहा। 2-3 साल के बाद में गवर्नमेंट 27% ब्लेंड पे भी जाती हुई दिखाई दे रही है, तो प्रॉब्लम वाली बात है। कहीं ना कहीं मैं कहूंगा ईवी को पुश करने की कोशिश करी जा रही है कि भाई ईवी एक बेटर ऑप्शन है और कुछ मत लो तुम। बाकी यूरोपियन यूनियन की बात करके चले तो उन्होंने नए सैंक्शन लगाए हैं। इस बार रोजनेफ्ट, जो कि इंडिया का बिजनेस है, वो फंसता हुआ दिखाई दिया है। ये इंडिया की लार्जेस्ट रोजनेफ्ट की फैसिलिटी है। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी तक खाली रशिया पे सैंक्शन लगाए थे, अब वो रशिया से बाहर भी लगा रहे हैं रशिया को रोकने के लिए। पहले इंडिया पे भी लगाए गए हैं, चाइना के ऊपर भी लगाए गए हैं। अब क्या कोशिश करी जा रही है कि भाई ये जो ऑयल है, इसी ऑयल के चक्कर में ही रशिया वालों की वॉर लड़ पा रहे हैं। ये है फलाना गाना। पता नहीं भाई क्या कलेश चल रहा है, ये कलेश रुकने का नाम नहीं ले रहा। क्योंकि भाई रशिया से ऑयल आ रहा था इंडिया, इंडिया से रिफाइन हो रहा था, रिफाइन होने के बाद वो यूरोप जा रहा था। मुझे लगता है जितने भी वेस्ट वाले, सबकी नसें खींची पड़ी है। अपने खर्चे, अपनी इकोनॉमी की ऐसी तैसी फेरना, इनसे सीखो। और मुझे अभी रियलाइज होने लग गया है कि इनकी एजुकेशन लेवल और हमारे एजुकेशन लेवल में बहुत फर्क है। कॉमन सेंस नहीं सिखाई जाती शायद ना। अगर सैंक्शन से बहुत बड़ा फर्क पड़ता तो रशिया अभी तक टूट चुका होता ना, है ना। रशिया की तो पूरी इकोनॉमी खराब हो जानी थी, पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा ना। तो रशिया के पास बन जाते रास्ते अपने आप कहीं ना कहीं। चाइना सपोर्ट में है, इंडिया ऑयल सस्ते में मिलता है तो क्यों ना ले। अगर तुमको ज्यादा दिक्कत है तो तुम मत लो इंडिया से ऑयल। इंडिया रिफाइन कर रहा है, तुम कहो ये रशिया से आया ना, भाई मैं नहीं लूंगा ये वाला ऑयल, मैं तो यूएस वाला लूंगा। चाहे तुम मुझसे थोड़े पैसे ज्यादा ले लो, हमारे बंदे वहां के रोड पे आ जाए, खाने पीने के पैसे ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, और हम रशिया वाला ऑयल ले लेंगे। तो जिस तरीके से अभी मार्केट का हाल चल रहा है ना, मुझे लगता है फिक्स इंस्ट्रूमेंट ही एक बेटर ऑप्शन निकल सकता है, जैसे बॉन्ड हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये बॉन्ड्स होते क्या है। बॉन्ड्स मान लो एक तरह का लोन है जो आप किसी कंपनी को या फिर किसी इंस्टीट्यूशन को देते हो, और वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि एक फिक्स टाइम के बाद में आपको वो पैसा वापसी करेंगे, साथ में आपको हर साल एक इंटरेस्ट भी देंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने कोई 10,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, जहां पर प्रॉमिस हुआ है कि आपको 10% रिटर्न दिया जाएगा, मतलब हर साल आपको 1,000 रुपए मिलेंगे। अब 1,000 रुपए की फिक्स इनकम हो गई है आपकी। बट एक चीज को कंसिडर करके चलना है, फिक्स का मतलब ये नहीं है कि ये गारंटी है। यहाँ पर रिस्क हमेशा एसोसिएटेड रहेगा। पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए ये चीज एक्सेसिबल हुआ करती थी, टिकट साइज बहुत हाई हुआ करते थे, प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, ब्रोकर थे, पेपर वर्क था, हेडेक था, बहुत सारी टेंशनें होती थी। बट अब एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर, आपके और मेरे जैसा, बहुत ही कम टिकट साइज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। और थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन की वजह से ये चीज पॉसिबल हो पाई है। तो अगर आप एक फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करे, बॉन्ड्स एक बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन है। और विंट वेल्थ जैसे प्लेटफॉर्म ने इसको आम आदमी के लिए सिंपल और एक्सेसिबल बना दिया है। मैंने कुछ टाइम पहले इनके फाउंडर के साथ में एक पॉडकास्ट भी किया था, फाउंडर अनफिल्टर्ड वाले के अंदर, बहुत ही मस्त था भाई। रिकमेंड करूंगा, आई बटन में जाके देख लेना। पर आइडिया दे देता हूँ उसके बारे में कि क्या डिस्कशन हुई थी। विंट वेल्थ एक इंडियन फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि बॉन्ड्स को एक्सेसिबल बना रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जैसे आप हो गए या मैं हो गया, जो पहले सिर्फ इंस्टीट्यूशन के पास में हुआ करता था। अब विंट वेल्थ में होता क्या है, आपको जो भी बॉन्ड मिलता है उसका जो इश्योर होता है उसकी फाइनेंशियल डिटेल की पूरी क्लियरिटी बताई जाती है। हर क्वार्टर में एनबीएफसी की हेल्थ चेक होती है, मतलब आपका पैसा किसी भी रैंडम बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आपके और मेरे जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर भी मिनिमम 1,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर हमको 12% तक का फिक्स रिटर्न मिलता है। हाई यील्ड बॉन्ड जैसे कि स्ट्रॉन्ग रेटिंग वाले हो गए ना, BBB से ए रेटिंग वाले, वो बॉन्ड इनके पास में है। बॉन्ड बीएससी एनएससी के ऊपर भी लिस्ट होते हैं, मतलब हमारे पास में लिक्विडिटी है, जब जरूरत पड़े उसको बेच सकते हैं।
वेंट वेल्थ वाले अपना खुद का एक बॉन्ड मार्केट प्लेस डेवलप कर रहे हैं जहां पर हम लोग इजिली बाय और सेल कर पाएंगे बॉन्ड्स को नेट बैंकिंग और यूपीआई से भी। इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड है जहां पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को, रीपेमेंट शेड्यूल्स को, सबको ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम किसी बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। आप जो भी पैसा कमा रहे हो, जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, वो इनकम टैक्स फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ही आएगा, मतलब आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज, आप जिस भी बॉन्ड को खरीद रहे हो उसके पीछे कोलेटरल साइज जरूर देखना, मतलब कल को अगर वो बॉन्ड डिफॉल्ट हुआ तो उसके पीछे कितना पैसा लगा रखा है जो कि उसको बचा सकता है। मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि जितना हाई नंबर होगा उतना ज्यादा अच्छा है। एग्जांपल के लिए आपने एक ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है जहां पर 100 करोड़ का इशू है, मतलब 100 करोड़ पे मार्केट से उन्होंने रेस किया है, तो कोलेटरल अगर 150 करोड़ रखा गया, इसका मतलब क्या है कि अगर वो बॉन्ड फेल हो गया तो पीछे 150 करोड़ की एसेट पड़ी है जिससे आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तीसरी चीज है हमारा रीपेमेंट प्लान। जिस भी बॉन्ड के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हमको रीपेमेंट होने वाली है। कहीं में हमको मंथली रीपेमेंट होती है, मतलब मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मंथली पैसा मिल रहा है, और कईयों में मैच्योरिटी पे मिलती है, मतलब जब भी वो खत्म होगा उस टाइम पे हमको इनकम मिलेगी। तो यहाँ पे आपको एक तरह से फिक्स रिटर्न देखने को मिल रही है, बट गारंटी नहीं है। फिर से याद रखना इस बात को, हर एक इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क होता है। पास के हिसाब से फ्यूचर के बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि भाई पास्ट में ऐसा हुआ तो आगे जाके ऐसा होगा। जब भी किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसकी रेटिंग देखो, उसका कोलेटरल देखो, अभी उसमें इन्वेस्ट करो, क्योंकि रिस्क भी एसोसिएटेड है। इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर 131 करोड़ से ज्यादा अभी तक इन्वेस्टर को रीपे किया जा चुका है। 30,000 से ज्यादा इन्वेस्टर ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी तक जितनी पेमेंट हुई है सारी की सारी टाइम के ऊपर हुई है। और हाँ, कंपनी अपने सारे बॉन्ड्स के अंदर 2% पैसा लगाती है। इसका मतलब ये है कि स्किन इन द गेम है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। वेंट वेल्थ ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड और आईओएस के ऊपर। रजिस्टर अभी करो, नीचे लिंक है, केवाईसी कंप्लीट करो और 1,000 रुपए से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करो। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट को पढ़ो, समझो, उसके बाद में इन्वेस्ट करो। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully. दिल्ली गवर्नमेंट की बात करके चले तो 3 गुना अपने रूफ टॉप सोलर सब्सिडी को कर दिया है। 30,000 रुपए ले गए हैं। पहले आपको 1 किलोवाट के ऊपर 10,000 रुपए मिला करते थे, अप टू 3 किलोवाट, मतलब अगर आप 3 किलोवाट लेते हो 30,000 तक मिलते थे। उसके ऊपर कोई सब्सिडी नहीं होती थी। ये खाली स्टेट सब्सिडी है, बाकी सारी सब्सिडियां अलग है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में बेटर प्रोपोजिशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है अगर आपको रूफ पे सोलर पैनल वगैरह लगाने हैं तो। और गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी कम होती हुई दिखाई देगी इससे। गवर्नमेंट को भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। कोल से नहीं बनेगी आपके घर पे अगर रूफटॉप सोलर प्लान लगेगा, पैसे आपके लगेंगे, और गवर्नमेंट का जो गोल है कार्बन इमिशन को कम करने का, वो भी पूरा होता हुआ दिखाई देगा। साथ में जो आरडब्ल्यूएस है उनको 2,000 रुपए पर किलोवाट तक की सब्सिडी दी जा रही है। मतलब आरडब्ल्यू मतलब जो सोसाइटीज होती है ना, उसमें सब लोग मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं और उन सबके पास में पैसा होता है तो सोसाइटीज में लगाना है। आजकल मोहल्लों में भी आरडब्ल्यू बनने लग गया है। तो आरडब्ल्यूए बहुत सारी चीजें करता है, जैसे पार्टी फंक्शंस हो जाते हैं, दिवाली पार्टी करनी है, ये सब कुछ करना है, तो वो जो आपसे महीने के वो किस्त लेते हैं मेंटेनेंस के नाम पे, और इन रिटर्न वो आपको मेंटेनेंस तो प्रोवाइड करते ही है, फीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये पार्टी वार्टी भी होती है। मतलब सोसाइटियों के अंदर भी नेतागिरी होती है। ये आरडब्ल्यूए उसी कैटेगरी की चीज होती है। तो आरडब्ल्यूए वाले अब ये सोलर पैनल लगा पाएंगे, ईवी वाले स्टेशंस लगा पाएंगे, और आरडब्ल्यूए वालों का एक रेवेन्यू सोर्स बन जाएगा। इसलिए वो पैसा घर नहीं लेके जाएंगे, जो पैसा आएगा वो पैसा सोसाइटी या जो भी लोकेलिटी होगी उसकी बिल्डिंग के लिए यूज होता है। हाँ, जो बंदा प्रेसिडेंट वगैरह होता है वो थोड़ा सा रखता है अपने पास में। बाकी बायजूस की बात करके चले तो $2.5 बिलियन का लॉ सूट कर रहे हैं वो अपने इन्वेस्टर्स के ऊपर। बहुत बड़ा भाई कलेश चल रहा, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि कहानी चल क्या रही है। जो मीडिया ट्रायल्स हुए, मीडिया ने कह दिया कि बायजूस ने ये किया, फ्रॉड किया, फलाना खाना जो भी हुआ है, बायजूस वालों का कहना है कि भाई ऐसा है ही नहीं, ये तो फालतू के मीडिया ट्रायल करे गए जो कि पेड बाय जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज वाले थे वो थे। कोर्ट ने तो कोई हमको ऑर्डर दिया ही नहीं है अभी तक, ये सिर्फ फालतू का मीडिया में हवा बनाई जा रही है, फलाना गाना। अब कह रहे हैं कि भाई हमको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, फाइनेंशियल स्ट्रेस हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है, हमारी खुद की रेपुटेशन खराब हुई है, इस चक्कर में हम $2.5 बिलियन लेंगे भाई उन इन्वेस्टर से। मतलब पता नहीं भाई अब सच क्या है क्या नहीं है वो तो समझ में नहीं आता। प्लस मैं तो ये कहता हूँ कि वेस्टर्न मीडिया पे उतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अभी जो बोइंग वाला सीन चल रहा है उसके अंदर देखो कुछ भी बोले जा रहे हैं।
बट एक्चुअली रियलिटी तो कुछ और है ना। इसलिए मुझे लगता है भाई वो सबके सब लोगों की नसें खींची पड़ी है, वो पंगे लेने में बहुत ज्यादा आगे है, कुछ ना कुछ करके खुश है, झूठी कहानियां चलाएंगे, इंडिया के ऊपर रेसिज्म करेंगे, चलाएंगे इंडिया वाले ही चाहे उनको। बाकी रिलायंस रिटेल की बात करके चले तो उन्होंने कैलविनेटर को खरीद लिया है। ये चीज पहले भी आ गई थी हमारे न्यूज के अंदर कि वो खरीद सकते हैं, फाइनली खरीद लिया गया है। अच्छी चीज है अगर देखा जाए। रिलायंस का भाई शेयर 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया 2025 के अंदर, और अभी जो उनका रिजल्ट आने वाला है ना, कहा जा रहा है वो रिजल्ट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहा जा रहा है प्रॉफिट के अंदर 33% तक का राइज आ सकता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है भाई, एशियन पेंट बेचा है उन्होंने, तो एशियन पेंट बेचा है तो उसकी वजह से कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो होती हुई दिखाई दी है। प्लस जो उनका ऑयल टू केमिकल वाला बिजनेस है वो भी ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम क्योरफिट की बात करके चले तो उन्होंने 16.8 करोड़ रुपए रेस किया है। फ्लैट वैल्यूएशन के ऊपर किया गया है, बट पैसा रेस किया गया है। मार्च 2026 तक इनका टारगेट है कि हम एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और अगर फिटनेस वर्टिकल की बात करके चले तो Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 तक हो जाएंगे। क्योरफिट हो गई कल फिट वाली कंपनी, कल्ट फिट की पेरेंट कंपनी क्योरफिट, और बहुत सारे डॉट फिट वाली कंपनी इन्हीं की है। बाकी इंडिया की एआई स्टार्टअप कोड पैरेट की बात करके चले तो वो शट डाउन होती हुई दिखाई दी है। वाईसी बैग्ड कंपनी है, वाई कॉम्बिनेटर बैग्ड, और वो बंद हो गई है। वाईसी का जो लास्ट डे होता है उसको कहते हैं डेमो डे। तो डेमो डे के बाद से इन्होंने कुछ नहीं किया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ फंड्स कुछ नहीं कर पा रहे थे और फंड्स नहीं आ पा रहे। बहुत पिवट मारे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करी है, पर प्रोडक्ट मार्केट फिट बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है। स्टार्टिंग में कुछ कुछ चीजें बनती हुई दिखाई दे रही थी, बट कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव्स ऑफ मार्केट में बहुत सारे आ गए हैं। आइडिया ये था कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज करेंगे, फिग्मा के डिजाइन लेंगे और उसको HTML कोड में कन्वर्ट करके देंगे। आइडिया अच्छा था, बट अब तो भाई खाली आप स्क्रीनशॉट दो चैट जीपीटी को, वो कोड कर देता है, जेमिनी को तो वो कर देता है। इतने सारे टूल्स आ गए, नो कोड टूल्स आ गए, तो बहुत सारा कंपटीशन बढ़ चुका है, जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बाकी नवाना एआई की बात करके चले, जो कि इंडिया की वॉइस एआई स्टार्टअप है, उन्होंने 7 करोड़ रुपए रेज किया है। 2018 से भाई ये कंपनी चल रही है और इंडियन अलग अलग डायलेक्ट के ऊपर ये काम करते हैं। बोधी वॉइस बॉट इन्हीं का है। बाकी मुझे लगता है ये वाली नीच भी थोड़ी सैचुरेट होती हुई दिखाई देगी, ये वॉइस बॉट वगैरह वगैरह। हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 1-2 दिन में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितनी आ रही है। अगर वो सही हुआ ना तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा वॉइस बॉट, लाइव, मतलब मेरी वीडियो चल रही है, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाओ मेरे से बात करो साहिल खन्ना से एआई में, ठीक है। कॉस्टिंग समझनी है कि कितनी कॉस्टिंग आ रही है उसकी। बाकी सुपर डॉट मनी की बात करके चले तो स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस के अंदर भी घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। अभी शुरू हुई थी जुलाई 2024 के अंदर ये कंपनी, आज 5th लार्जेस्ट प्लेयर बन गया है। यूपीआई पेमेंट ऐप की बात करके चले, भीम से, अमेजॉन पे से, क्रेड से, सबसे आगे निकल गए हैं। 5% कैशबैक देते हैं मर्चेंट स्पेंडिंग के ऊपर। रुपए नेटवर्क का यूज करते हो तो 3% कैशबैक यूपीआई ट्रांजेक्शन के ऊपर भी है। अब ये स्टॉक ब्रोकिंग वाले बिजनेस के अंदर भी घुस गए, सोच रहे एआई यूपीआई स्टॉक ब्रोकिंग को जोड़ के कुछ करेंगे। सारी कंपनियां जीरो क्यों बनना चाहती है ना, इतनी सारी कंपनीज आ रही है, सबके सब स्टॉक ब्रोकिंग बनेंगे, स्टॉक ब्रोकिंग, क्योंकि अब प्रॉफिटेबिलिटी अचीव होती हुई दिखाई दी है ना। पहले खाली जीरो था, अब ग्रो ने भी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा दी है। अब सबको लग रहा है कि भाई अब इस सेगमेंट में हम भी घुस सकते हैं, चलो प्रॉफिट कमा लेते हैं। बट मार्केट ऊपर है अभी, सही सिचुएशन है या नहीं है पता नहीं। फ्लिपकार्ट वालों ने सुपर डॉट मनी पे $20 मिलियन खर्च करे थे स्पिन ऑफ करने के लिए। बाकी बीसीसीआई की बात करके चले तो 9,741 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, जिसमें से 59% खाली आईपीएल से आ रहा है भाई। 2007 से जब से आईपीएल शुरू हुआ है ना, इंडिया की डोमिनेंस इन पॉलिटिकल पावर ऑफ क्रिकेट वो बढ़ती हुई दिखाई दी है कॉन्स्टेंटली, जो कि एक अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। सब लोग ललित मोदी जी को क्रिटिसाइज करते हैं, ये वो प्रणम खाना, जो किया उन्होंने फ्रॉड हुआ पार्ट है भाई। आईपीएल बनाया है, आज इंडिया क्रिकेट में इतना पॉलिटिकली पावरफुल सिर्फ आईपीएल की वजह से, स्टार प्लेयर्स की वजह से भी मैं ये भी कहूंगा। बट क्या अब स्टार प्लेयर्स वाली पावर उतनी रह जाएगी? मैंने पहले भी बात करी थी कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा सब छोड़ के जा रहे हैं, क्या लोग उतना आईपीएल देखेंगे? आप मुझे बताओ, ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इस टेस्ट सीरीज में बहुत रन बने हैं, ठीक है ना, सब कह रहे हैं गुड क्रिकेट हुआ है। गुड क्रिकेट हुआ है तो आपने देखा है? मैंने नहीं देखा है, सही बताओ तो। मैंने हाईलाइट देखी है जरूर, पर मैंने क्रिकेट नहीं देखा है, आप बताओ। बाकी लवेबल की बात करके चले तो भाई यूनिकॉर्न बन गए हैं 8 महीने के अंदर, और कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया चीज है। आप खाली कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख के ही ऐप बना सकते हो, प्रीमियम है वैसे। अगर आप रजिस्टर करते हो, मैं अपना लिंक दे देता हूँ नीचे, ठीक है, वो मेरा लिंक है, फ्री है, ठीक है, कोई पैसे नहीं लगेगा और कोई स्पॉन्सरशिप भी नहीं है, पहले बता रहा हूँ। अगर लिंक से लोगे तो हर एक यूजर को शायद 3 क्रेडिट फ्री देते हैं डेली के,
मतलब 3 बार आप कुछ लिख सकते हो और 3 प्रॉम्प्ट में बढ़िया ऐप बन सकती है, बढ़िया कुछ प्रोडक्ट बन सकता है। सही लगे तो पेड ले लो और क्या टेंशन है। अगर आप वो फ्री वाले से रजिस्टर कर दोगे शायद मुझे भी क्रेडिट मिलता है, ऐसा कुछ होता है शायद, बाकी दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक। अभी रिसेंटली डिजिटल मार्केटर्स के लिए एआई वाले वर्कशॉप करी थे, वहां पे भी बताया था मैंने लवेबल के बारे में। एडिटिंग हो रही है, बहुत टाइम लग गया उसकी एडिटिंग के अंदर, थोड़ी सी टीम भी बीमार चल रही थी। मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते तक अनाउंस करूंगा उसको, जिनको खरीदना होगा रिकॉर्डिंग, और जिन्होंने ले रखा था भाई आपको एक्सेस मिल जाएगा 1 हफ्ते के बाद में, मतलब मंडे ट्यूसडे के आसपास मोटा मोटी। बाकी इंटेल वाले 5,000 एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं। अगर 1 साल की बात करके चले तो पिछले साल से अभी तक में 20,000 से ज्यादा लोगों को निकाल चुके हैं, और कहीं ना कहीं इंटेल वालों ने भी मान लिया है भाई अब हम ये रेस हार चुके हैं, x86 प्रोसेसर्स नहीं चल रहे हैं, अब हमको कुछ करना पड़ेगा, और इस चक्कर में कॉस्ट कटिंग चल रही है। लेट्स सी कैसे इनोवेट करते हैं। बाकी नेटफ्लिक्स की बात करके चले तो रेवेन्यू 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है Q2 के अंदर। भाई साहिल खन्ना वाले चैनल के ऊपर एक और वीडियो आ गई है जहां पर मैंने पायरेसी के बारे में बात करी है, तो उसको देख लेना। अच्छी वीडियो है, बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है, छोटी वीडियो है, और वही केस स्टडी फॉर्मेट में कोशिश कर रहा हूँ मैं वीडियोस बनाने की, तो सपोर्ट करो वहां जाके। अगर देख लिया तो कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं देखी तो भाई देख लेना। वहां पे मैंने बताया पायरेसी गलत चीज नहीं है, पायरेसी इज अ लैक ऑफ सर्विस, देखना। बाकी नेटफ्लिक्स का जो Q2 की अर्निंग रिपोर्ट है वो 16% बढ़ती हुई दिखाई दी है, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर जाते हुए दिखाई दी है। पिछले कुछ टाइम से नेटफ्लिक्स कॉन्स्टेंटली सबको, एनालिस्ट को बीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके लिए जो एड सपोर्टेड मॉडल निकाला गया है वो सक्सेसफुल रह रहा है। एक जगह पे बाकी सर्विसेज है जो मुझे लगता है फेलियर के चांसेस बन रहे हैं उनके, क्योंकि वो एड सपोर्टेड की तरफ जा रहे हैं, बट नेटफ्लिक्स वाले एड की तरफ जा रहे हैं, उस चक्कर में उनकी सक्सेस हो रही है। सब लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं नेटफ्लिक्स वाले मॉडल के ऊपर, हो नहीं पा रहा है। नेटफ्लिक्स वॉज ऑलवेज प्रीमियम, जब उन्होंने एड्स निकाली एक छोटे टियर के अंदर, तो वो प्रीमियम यूज करने वाली एप्पल वाली ऑडियंस आ गई, जो कहते हैं ना एप्पल वाला फोन लेना है, तो वो वाली ऑडियंस आती हुई दिखाई दी। बट Amazon प्राइम की बात करके चले, हॉटस्टार की बात करके चले, वहां पे पहले ही मास थी, अब उन्होंने एडें दिखानी शुरू कर दी, वो वाली जो ऑडियंस है वो भागेगी पायरेसी की तरफ। बाकी परप्लेक्सिटी वालों ने $18 बिलियन की वैल्यूएशन हिट कर दी है, कहीं ना कहीं इनके नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रिसेंटली लैब्स वाला फीचर निकाला है, वो एक सक्सेसफुल रहा है, तो उसके चक्कर में कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी परप्लेक्सिटी तो सबके पास ही आ चुका होगा, नहीं आया तो भाई किसी से मांग लो, एयरटेल वाले नंबर से, एयरटेल थैंक्स ऐप डालो, उसी के अंदर परप्लेक्सिटी फ्री मिल रहा है, यूज करो मजे से, उसमें सारे यही चलेंगे, मतलब चैट जीपीटी, ग्रॉक जो यूज करना है वो यूज करो, सेटिंग्स में जाके चेंज कर दो, इमेज मॉडल भी सारे चलेंगे। बाकी हमारी मार्केट भाई घटती हुई दिखाई दी है, निफ्टी 50 25,000 से नीचे जाता हुआ दिखाई दिया भाई। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर 17,330 करोड़ रुपया जुलाई के महीने में इक्विटी मार्केट से निकाल चुके हैं। सारा कंसर्न है इंडिया यूएस के टैरिफ वाले के चक्कर में, मेरे हिसाब से इस चक्कर में सारा चल रहा है। मेरे को लगता है, पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आज शाम तक या कल दिन तक या कुछ ना कुछ में, मंडे से पहले पहले कुछ ट्रेड डील के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट होगी। पता नहीं भाई, मैं रात को शूट कर रहा हूँ, क्या पता रात को भी हो चुकी हो, मार्केट बंद होने के बाद ही होती है, बाकी अभी नहीं होगी, कल शाम तक होगी। बाकी आप देख लो मार्केट का कैसा हाल रहा है, कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। भाई एक्सिस बैंक 5% से ऊपर ज्यादा घटता हुआ दिखाई दिया है, श्रीराम फाइनेंस भी घटता हुआ दिखाई दिया है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की ये बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।